जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पे। दोस्तों हम लोग का पॉलिटी दोस्तों लूसेंट से हम लोग कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक कर चुके थे। प्रियम्बल दोस्तों हम लोग का हो चुका था और आज दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में दोस्तों बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ेंगे। हमारा सिर्फ पढ़ाने का उद्देश्य मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको जो स्रोत दिए गए सीधा सीधा पढ़ा दे। उसका उद्देश्य मतलब समझाना है कि वो क्या है मेरे भाई, ताकि आपको जीवन पर्यंत याद रहे, तक कि जब भी दोस्तों रिवीजन करें तो आपको कम से कम ये याद आए कि हाँ सर थे इसके बारे में ये बताए थे। ठीक है, हमारा उद्देश्य बस इतना नहीं है कि आपको बस हम जैसा बुक में लिखा है उसी को रटवा दे आपको। ये मेरा उद्देश्य कभी मेरा है नहीं रहता है। कोई भी मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें पढ़ाने का मेरा उद्देश्य रहता है मेरे भाई कि आपको हम आपके अंदर समझ विकसित करें, मतलब मानसिकता दोस्तों आपको बदले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों अभी के समय में जो एग्जाम दे रहे हैं आप, तो बहुत सारे आपके समझ पर निर्भर करता है कि बहुत सारे अगर प्रश्न को समझे रहिएगा तब दोस्तों उसको सॉल्व करिएगा। अगर रटिएगा दोस्तों तो वो होने वाला बात नहीं है मेरे भाई। तो हम विदेशी स्रोत के बारे में देखेंगे। ऐसे मुख्यतः दोस्तों अगर बात किया जाए तो इसमें 10 ऐसे विदेशी देश है दोस्तों जहां से लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में कुछ कुछ प्रावधान मेरे भाई। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि हमारे भारतीय संविधान पर मुख्यतः कितने देशों का प्रभाव है, तो बताइएगा 10। यहाँ पर 10 देशों का दोस्तों प्रावधान आपको दिखाएंगे। लेकिन कभी कभी पूछता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर किसका पड़ा है, तो बताइएगा 1935 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 का दोस्तों, उससे दोस्तों लगभग 70% दोस्तों जो पार्ट है दोस्तों आपके उसी से दोस्तों लिए गए हैं। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना। चलिए बिना समय गवाए मेरे भाई शुरू करते हैं। बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। कौन कौन से देशों से क्या क्या लेगा मेरे भाई, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो देखिए, पहला आपका है यूएसए, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में दोस्तों देखेंगे यहाँ से क्या क्या लिया गया। तो पहला प्रस्तावना। देखिए एक प्रस्तावना मतलब आपका उद्देशिका दोस्तों। तो प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। तो अगर सिर्फ प्रस्तावना बोले मतलब जो संविधान की भूमिका के बारे में जिसमें दोस्तों आपका उद्देश्य लिखा है। प्रस्तावना मतलब क्या मेरे भाई, संविधान की भूमिका, जिसमें दोस्तों हमारा संविधान का उद्देश्य दोस्तों लिखे होते हैं, वो क्या आपका प्रस्तावना है। और जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अगर या उद्देशिका को पेश करने की बात की जाए मेरे भाई, तो किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित पंडित नेहरू जी देते हैं, या समझिएगा पंडित नेहरू मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखिएगा। उनके द्वारा तो ये आपका प्रेमबल दोस्तों पेश किया गया था। कब आपका, तो 13 दिसंबर को। देखिएगा दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों आपका ये पेश किया गया था। और दोस्तों ये आपका 22 जनवरी 1947 को दोस्तों ये संविधान सभा से पारित मेरे भाई हो जाता है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की भाषा दोस्तों अलग संविधान से लिया गया, मतलब अलग देश के संविधान से लिया गया है। तो सिर्फ प्रस्तावना बोले मेरे भाई कहाँ से लिया गया, तो आपका यूएसए आंसर होना चाहिए। अगला है मौलिक अधिकार। ये तो इससे तो परिचित है, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ये पार्ट दोस्तों मतलब भाग किसमें, भाग 3। आर्टिकल बोले तो आपका 12 से लेकर के 35 मेरे भाई। आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, मौलिक अधिकार कुल मिलाकर दोस्तों आपके कितने हैं, तो कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है दोस्तों। पहले आपके 7 थे। मूल संविधान के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकार कितने थे मेरे भाई, 7। जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था। कौन था मेरे भाई आपका, एक राइट टू प्रॉपर्टी था मेरे भाई आपका, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया मौलिक अधिकार से। कब, तो 44वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था आपका 1978 में दोस्तों, जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी दोस्तों, उस समय इसको निकाल दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से। तो सभी वर्तमान में सिर्फ 6 आपके मौलिक अधिकार है जो आपको संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दोस्तों दिए गए हैं। अगला है न्यायिक पुनराविलोकन। ये शब्द समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। न्यायिक पुनराविलोकन क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आपका, जो आर्टिकल है मेरे भाई, आर्टिकल आपका 13, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 मेरे भाई, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 मेरे भाई, ये न्यायिक पुनर्विलोकन की दोस्तों बात करता है। ठीक है, अब ये न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, तो सिंपल समझिए कि कोर्ट कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब कोई भी कानून संसद बनाता है। संसद क्या है मेरे भाई, आपको पता है कि हमारे देश में कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। कोई भी दोस्तों विधि बनाने का काम करता है तो कौन करता है, संसद करता है। अब संसद में भाई क्या किया, कोई कानून बनाया। ठीक है, अब ये कानून मेरे भाई क्या है, संवैधानिक है कि नहीं है, संवैधानिक मेरे भाई है कि नहीं है, ये देखने का दोस्तों काम करता है कौन, आपका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या दोस्तों हाई कोर्ट करता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा मेरे भाई, अगर वो कानून दोस्तों क्या असंवैधानिक है तो उसको पावर है कि असंवैधानिक दोस्तों उसको घोषित करे और इस कानून को दोस्तों रद्द करे। वही क्या है दोस्तों आपका ये न्यायिक पुनर्विलोकन है। ये चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता मतलब मेरे भाई आपको पता है कि हमारे भारत में संविधान ही सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, कानून है। उससे ऊपर दोस्तों कुछ नहीं है। कोई भी दोस्तों प्रावधान बन रहा है हमारे संविधान में, कोई भी कानून बन रहा है तो संविधान को ध्यान में रख करके, संविधान में जो लिखे गए प्रावधान है मेरा भाई उसको देख करके दोस्तों बन रहे हैं। तो संविधान ही मेरे भाई क्या है, सबसे बड़ा कानून है। वही क्या है, संविधान की सर्वोच्चता मेरे भाई। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सब चीज को समझते रहिएगा। देखिए प्रस्तावना समझा दिए, मौलिक अधिकार समझा दिए, न्यायिक पुनर्विलोकन समझा दिए, फिर संविधान की सर्वोच्चता मतलब कि हमारे भारतीय संविधान अगर कोई पूछे आपसे सबसे बड़ा कानून कौन है तो संविधान बताइएगा। ठीक है,
अगला आपका है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब मेरे भाई कि हमारा जो कोर्ट है मेरा भाई, क्या है मेरा भाई, कोर्ट या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हमारे, क्या है वो सरकार से स्वतंत्र है। मतलब उससे दोस्तों आपका कार्यपालिका किसी तरह कोई दबाव मेरा भाई नहीं है। अगर कार्यपालिका अगर कह रही है कि आपको इस मामले में दोस्तों ये डिसीजन देना दोस्तों, तो ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता है। ऐसा दोस्तों आपको नहीं कर सकते हैं कौन दोस्तों, ये आपके न्यायपालिका, क्योंकि दोस्तों ये स्वतंत्र है, ये डिसीजन लेने के लिए क्या आपके है, स्वतंत्र है, ठीक नहीं। इसलिए क्या है आपका ये कोर्ट सरकार से बिल्कुल मेरा क्या अलग है, मतलब कि ये स्वतंत्र रहती है। वही बात है दोस्तों आपका ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता मेरे भाई, इससे किसी तरह कोई दबाव दोस्तों नहीं रहता है। अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति। क्या है, निर्वाचित राष्ट्रपति। आपको पता है कि हमारे भारत में राष्ट्रपति का दोस्तों क्या होता है, चुनाव होता है, जिसमें आपके सभी निर्वाचन मतलब कि इसमें जो होते हैं सभी निर्वाचित लोग दोस्तों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन आपके, तो लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों हर एक राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, और अपने प्रतिनिधि को दोस्तों क्या करते हैं, चुनते हैं मेरे भाई, मतलब कि राष्ट्रपति के लिए दोस्तों। तो ये निर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में बोले दोस्तों आपके यूएसए से दोस्तों लिया गया। अगला है उस पर महाभियोग। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दोस्तों क्या है, अगर राष्ट्रपति दोस्तों क्या करता है, गलत काम करता है, तो राष्ट्रपति भी दोस्तों क्या है, सेफ नहीं है अपने पोस्ट पर। अपने पोस्ट पर हमारे अगर बात किया जाए तो हमारे भारत में ऐसा कोई दोस्तों पद नहीं है, या आपका जज ही क्यों नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति ही क्यों नहीं मेरे भाई, कोई अपने पद पे दोस्तों सेफ नहीं है। अगर दोस्तों वो गैर संवैधानिक काम करता है, गलत काम करता है मेरे भाई, तो उसको हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का दोस्तों प्रक्रिया है, जो दोस्तों यूएसए से लिया गया है मेरे भाई। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद से परिचित होंगे, दोस्तों आपके राष्ट्रपति के बाद दोस्तों क्या है, ये दूसरा दोस्तों पद होता है हमारे भारत का सबसे ऊंचा पद मेरे भाई, अगर वरीयता क्रम की बात की जाए तो। अगला है दोस्तों उच्चतम उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को दोस्तों हटाने की विधि है। जैसा कि बताएं आपको कि कोई हमारे भारत में दोस्तों क्या है, सेफ नहीं है। अगर वो मान लीजिए कि जज ही क्यों नहीं मेरे भाई, अगर वो बन गए सुप्रीम कोर्ट के जज दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश बन गए, और वो कह रहे हैं कि क्या है, हम सेफ है, हमारे हमसे बड़ा कोई सर्वा सर्वी मतलब नहीं है, मतलब सर्वा दोस्तों नहीं है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो क्या है, जो भी कोई पोस्ट पर दोस्तों गए, वो क्या है मेरे भाई, वो संवैधानिक काम के अनुसार मतलब कार्य करेंगे। कोई भी काम करेंगे मेरे भाई, वो गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे। तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है मेरे भाई, अगर वो भी गैर संवैधानिक काम करते हैं मेरे भाई, या साबित कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तब दोस्तों उनको हटाया जाता है संसद के द्वारा दोस्तों, संसद के नियम के द्वारा। आगे देखिए हमारे संविधान में ये भी प्रावधान दोस्तों किया गया है। तो मतलब आपके राष्ट्रपति को हटाना हो, या आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या दोस्तों हाई कोर्ट के जज हो, उसको हटाना हो, सब चीज़ कहाँ से लिया गया, आपका यूएसए से दोस्तों लिया गया है। अगला है कि वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों आर्टिकल जो आपका 18 है दोस्तों, भाग 18 है, भाग दोस्तों आपका 18, इसमें 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। आपका आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 मेरे भाई, और आर्टिकल आपका 360। इसमें आपका है राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन मेरे भाई, और वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान दोस्तों बोले तो बताइएगा दोस्तों क्या है, तो ये आपका यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया गया मेरे भाई, आपका यूएसए से लिया गया। मतलब आर्थिक संकट में दोस्तों जो सरकारें होती है, जो मेरे भाई संसद होती है, उसके पास क्या होती है, मतलब खासकर आपके राष्ट्रपति हो गए, ठीक ना, तो राष्ट्रपति के पास उनमें क्या होता है, विशेष शक्ति दोस्तों दिया जाता है, किसमें से, वित्तीय आपातकाल में। मतलब किसी भी आपातकाल में राष्ट्रपति के पास विशेष शक्ति होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है वित्तीय आपातकाल की, तो बताइएगा यूएसए से दोस्तों आपका लिया गया। तो उम्मीद करते सभी चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए पढ़ने का तरीका दोस्तों ऐसा है कि आपको समझ में आए, सिर्फ रटना नहीं कि न्यायिक पुनरावलोकन। बहुत सारे बच्चे समझ रट तो लिए न्यायिक पुनरावलोकन, अब ये समझ ही में नहीं आया कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। और आपको ये भी बता दें कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है मेरे भाई, ये सिर्फ अमेरिका के संविधान में और भारत के संविधान में दोस्तों, और किसी भी देश के संविधान में आपको ये न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है, प्रश्न इससे बन जाता है। अब आते हैं दोस्तों यूएसए मतलब कि ब्रिटेन से दोस्तों, जो हमारे इंग्लैंड है, तो उससे थोड़ा देख लेते हैं। अगला है ब्रिटेन दोस्तों आपका दूसरा संसदात्मक दोस्तों आपका शासन प्रणाली, मतलब कि जो संसदीय व्यवस्था है मेरे भाई, वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये लिया गया है मेरे भाई ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली मतलब कि प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्रिमंडल दोस्तों, वो क्या करते हैं, हमारे देश को चलाने में दोस्तों सहयोग करते हैं। तो वो दोस्तों आपका संसदीय व्यवस्था आपका हो गया। अगला है एकल नागरिकता। क्या है मेरे भाई आपका एकल नागरिकता, मतलब हम लोग क्या है दोस्तों, हम लोग भारत के नागरिक है, ना कि दोस्तों जिस राज्य में रह रहे वहाँ के नागरिक नहीं है। जिस राज्य में आप रह रहे हो वहाँ के निवासी हैं। अगर मान लीजिए आप बिहार के हैं दोस्तों, तो क्या हो गए, बिहार के निवासी है मेरे भाई। लेकिन नागरिक की बारे में बात करें मेरे भाई, तो क्या है आप दोस्तों, ये आप दोस्तों भारत के नागरिक है। लेकिन वही यूएसए के बारे में बात करें दोस्तों, तो यूएसए में क्या है दोस्तों, आपकी दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब कि ये जिस राज्य में आप रह रहे हो तो वहाँ के भी नागरिक आप हैं, ठीक है, और दोस्तों यूएसए के भी नागरिक हैं। यूएसए के मान लीजिए क्या वाशिंगटन में रह रहे हैं, तो वाशिंगटन के भी दोस्तों क्या हो गए, आप नागरिक हो गए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप यूएसए मतलब अमेरिका के भी नागरिक है, तो वहाँ क्या होगा दोस्तों, दोहरी नागरिकता का प्रावधान आपका यूएसए में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमारे भारत में और इंग्लैंड में दोस्तों क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला है विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्या है मेरा भाई आपका विधि निर्माण मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया।
तो कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, हमारी देश में दोस्तों मतलब कि संसद के द्वारा गुजर के दोस्तों राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस पर दोस्तों अपना हस्ताक्षर करते हैं, अनुमोदन करते हैं मेरे भाई, तब जाकर आपका कानून बनता है मेरे भाई। तो ये क्या है, प्रक्रिया है मेरे भाई। विधि का शासन, हमारे भारत में दोस्तों क्या होता है, रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून बनाने के लिए विधि का शासन मतलब कि जो कानून का शासन चलता है, जो कानून दोस्तों बनता है दोस्तों उसी के अनुसार क्या चलता है मेरा भाई, आपका शासन व्यवस्था मेरा भाई चलता है, कोई अलग से दोस्तों आपका नहीं आता है। जो विधि बनता है मेरा भाई वो संविधान के अनुसार आपका बनता है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया मेरे भाई, विधि का शासन बोले तो सब दोस्तों कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से दोस्तों लिया गया। अगला है संसदीय विशेषाधिकार, क्या मेरा भाई आपका संसदीय विशेष मतलब कि सांसदों को जो दोस्तों आपके अधिकार दिए गए हैं, सांसदों को दोस्तों जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में दोस्तों ये इसमें बात दोस्तों करता है। ठीक है, अगला है मंत्रिमंडल प्रणाली मेरे भाई। क्या मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट द्वारा जो शासन व्यवस्था चलता है, जैसा कि पता है कि मंत्रिमंडल हमारे देश में जो शासन व्यवस्था चलता है दोस्तों क्या होता है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा दोस्तों जो अलग अलग मंत्रिमंडल देखते होंगे, गृह मंत्री देखते होंगे दोस्तों, आपका रक्षा मंत्री देखते होंगे, रेल मंत्री दोस्तों देखते होंगे, क्या आपका दोस्तों मंत्रिमंडल है। तो ये मंत्रिमंडल की प्रणाली बोले मेरे भाई तो आपका इंग्लैंड से लिया गया है। अगला है परमाधिकार लेख मेरे भाई। क्या आपका परमाधिकार मतलब कि कोर्ट द्वारा दोस्तों अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों आपका परमाधिकार मतलब कि रीट जारी करता है, नहीं रीट आपका दोस्तों जो पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार रीट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट आपका दोस्तों आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट दोस्तों आर्टिकल 226 के द्वारा क्या करता है रीट। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए दोस्तों आपका हो गया, ये दोस्तों आपका हाई कोर्ट के लिए आपका हो गया रीट। तो ये दोस्तों आपका उसमें एक रीट है परमाधिकार। क्या मेरा भाई आपका परमाधिकार दोस्तों आपका जो कोर्ट क्या करता है अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों क्या करता है, ये दोस्तों आपका रीट जारी करता है। अगला है द्विसदनवाद। क्या है मेरा भाई आपका द्विसदनवाद। द्विसदनवाद मतलब हो गया दोस्तों हमारे देश में दोस्तों जो संसद दोस्तों क्या है, दो सदन है हमारे देश में। जो संसद मेरा भाई क्या है उसके दो सदन है, कौन कौन सर, तो एक आपके लोकसभा, एक मेरा भाई क्या होगा आपके लोकसभा होगा, दूसरा एक होगा आपका राज्यसभा। तो ये एल से मतलब लोकसभा, आर से मतलब राज्यसभा, तो वही क्या आपका द्विसदनवाद है मेरा भाई। ठीक है, अगला देखिए कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने दोस्तों क्या है, सब बराबर है, या अमीर हो गरीब हो मेरे भाई, या उच्च वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग हो दोस्तों, ठीक है, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सभी दोस्तों क्या है एक समान दोस्तों कानून के समक्ष दोस्तों समानता की बात करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो शब्द बताया है विधि का शासन मेरे भाई, इसके बारे में और एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से लिया गया उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो विधि का शासन समझ गए कि जो विधि बनेगा मेरा, जो भी कानून बनेगा उस कानून के अनुसार दोस्तों क्या होगा आपका शासन व्यवस्था चलेगा मेरे भाई। ठीक है, अब आगे आइए हम लोग चलते हैं आयरलैंड पर, चलते हैं मेरे भाई आयरलैंड पर दोस्तों। तो आयरलैंड से क्या लिया गया, तो पहला आपका लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत मेरे भाई। नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि डीपीएसपी आपका कहाँ से लिया गया दोस्तों आपका, तो आयरलैंड से लिया गया है। ये याद रखें मतलब कि सरकार को दिशा निर्देश देने वाला क्या है, सिद्धांत है। सरकार मतलब कि राज्य सरकार को जिस तरह से नागरिकों को दोस्तों फंडामेंटल राइट दिया गया है दोस्तों, उसी तरह से राज्य को दोस्तों दिया गया फंडामेंटल राइट्स आपका डीपीएसपी बोल सकते हैं। राज्य का दोस्तों फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकार क्या हो गया आपका डीपी दोस्तों एसपी हो गया। इसमें जो भी प्रावधान दोस्तों दिए गए हैं इसको लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते, मतलब कि ये दोस्तों वाद योग नहीं है। क्या है दोस्तों आपका ये वाद योग नहीं है। वाद योग अगर पूछे दोस्तों कौन है, तो वाद योग दोस्तों एक मात्र आपका जो है भाग दोस्तों भाग 3 है, मतलब कि आपका फंडामेंटल राइट दोस्तों क्या है वाद योग है। मतलब इसमें जो भी प्रावधान मेरे भाई दिए गए हैं उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी की बात कर लें, प्रियम्बल की बात करें मतलब प्रस्तावना की बात कर ले दोस्तों, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लें, तो ये सब दोस्तों क्या है वाद योग नहीं है। ये क्या दोस्तों वाद योग नहीं है, मतलब इसमें जो भी प्रावधान दिए रहेंगे मेरे भाई उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोस्तों नहीं जा सकते हैं। कभी पूछे दोस्तों वाद योग बोले या न्यायालय में परिवर्तनीय बोल दे तो समझिए कि आप उसमें जो प्रावधान दिएगा उसको लेकर के आप न्यायालय दोस्तों नहीं जा सकते। किसको अधिकार दिया गया मेरा भाई, तो ये दिया गया राज्य सरकार को। ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दोस्तों। आपको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दोस्तों बनता है आपका, जिसमें दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के दोस्तों निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव के लिए मेरा किसके राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया बोले दोस्तों लिया गया है आपके दोस्तों कहाँ से, तो ये आयरलैंड से। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है मेरा भाई क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, क्या बहुत सारे बच्चे अब अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के बारे में नहीं समझते। ठीक है, अब सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव मेरे भाई। प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आपको अधिकार दिया गया अपने प्रतिनिधि को चुनने का, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव दोस्तों गया जिसमें दोस्तों आपके प्रतिनिधि आप अपने प्रतिनिधि को चुने और आपका प्रतिनिधि क्या कर रहा है मेरा भाई वो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को चुन रहा है मेरे भाई। आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति को चुनने में दोस्तों क्या कर रहे हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जनता दोस्तों डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है उसको उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो वो चुनाव क्या हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। तो जो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो बनता है मेरा उसमें चुनाव होता है वो क्या अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों आपका होता है। अगला है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में तो ख्याति व्यक्तियों को मनोनयन। आपको पता है कि 12
व्यक्तियों को दोस्तों मनोनयन करते हैं, ठीक है ना। ये सब क्षेत्र है। आर्टिकल 80 में दोस्तों कहा गया है राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं मेरे भाई, मनोनयन करते हैं। किस क्षेत्र में दोस्तों, तो ये भी याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में, जो साहित्य में ख्याति प्राप्त करता है, कला में दोस्तों ख्याति प्राप्त किया है, विज्ञान में, समाज सेवा में दोस्तों क्या किया है, ख्याति प्राप्त किया मेरा, उस व्यक्ति को क्या करते हैं दोस्तों, मनोनयन दोस्तों अपने इच्छा अनुसार क्या करते हैं, उसको दोस्तों चुनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला हमारा है ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया सर, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा याद रखिएगा। कहीं देखिए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था आपका, अमेरिका से दोस्तों, लेकिन प्रस्तावना में दोस्तों जो भाषा का प्रयोग किया गया मेरे भाई, वो कहाँ से लिया गया आपका, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर देखिए अगला आपका है संवर्ती सूची। क्या मेरे भाई आपका, संवर्ती सूची। आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 7, अनुसूची मेरे भाई, अनुसूची 7 में दोस्तों क्या है आपका, अनुसूची 7 में आपके दोस्तों 3 प्रकार की सूची के बारे में बात करता है। अनुसूची 7 में क्या है, 3 प्रकार की सूची के बारे में। एक दोस्तों आपका एक होता है संघ सूची, क्या होता है मेरे भाई, एक आपका संघ सूची, एक होता है दोस्तों आपका राज्य सूची, और एक दोस्तों होता है आपका संवर्ती सूची। क्या होता है मेरे भाई आपका, संवर्ती। संघ पर दोस्तों केंद्र सरकार का कानून बनाता है, राज्य पर दोस्तों जो भी विषय दिए गए हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, और संवर्ती पर दोस्तों क्या करेगा, दोनों कानून बनाएगा, संघ भी दोस्तों और राज्य भी। लेकिन मान लीजिए कभी दोनों में मतभेद होता है किसी कानून को लेकर के, तो संघ सरकार के पास दोस्तों क्या होता है, पावर दिया गया है कि इन्हीं का कानून दोस्तों लागू होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो ये संवर्ती सूची का दोस्तों जो लिया प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों लिया गया है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। अगला है केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र और राज्य के बीच दोस्तों क्या गया, शासन को दोस्तों बांटा गया है, ठीक है, जिसको हम लोग संघीय व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन जो शक्ति का विभाजन किया जाता है उसी को हम लोग दोस्तों संघीय व्यवस्था के रूप में दोस्तों समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर पूछे केंद्र और राज्य के बीच दोस्तों संबंध तथा शक्तियों का विभाजन पूछे दोस्तों, तो यह बताइएगा ऑस्ट्रेलिया से दिया गया। अगला है आपका यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक दोस्तों। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 108 में, 108 में दोस्तों अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है कि किसी विधेयक को लेकर दोस्तों अगर राज्यसभा लोकसभा मेरे भाई क्या होता है, मतभेद होता है। क्या होता है मेरे भाई, कोई भी विधेयक है, कोई दोस्तों बिल आपका है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या, इस बिल को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा मेरे भाई क्या हो गया आपका, मतभेद हो गया। मतभेद कब होता है सर, तो मान लीजिए लोकसभा से कोई बिल पास हो गया दोस्तों, राज्यसभा क्या कर रहा है, उसको दोस्तों रोक लगा दे रहा है, रोक उस पर दोस्तों रोक लगा दे रहा है कोई भी बिल पे दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करेगा, तो उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब कि जो आपके राष्ट्रपति है मेरे भाई, वो क्या करते हैं, दोनों को दोस्तों एक जगह बुलाते हैं ताकि क्या हो, इस बिल को दोस्तों समाधान निकल सके। तो राष्ट्रपति बुलाएंगे लेकिन राष्ट्रपति उसमें पार्टिसिपेट इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अध्यक्षता बोलेगा तो संयुक्त अधिवेशन ही कौन करता है, तो बताइएगा स्पीकर करता है। कौन करता है मेरे भाई, आपका स्पीकर आपका संयुक्त अधिवेशन का दोस्तों अध्यक्षता करता है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों लिया गया। अगला यहाँ पर देखिए, अगला है हमारा व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो व्यापार वाणिज्य और समागम की दोस्तों स्वतंत्रता के बारे में जब भी दोस्तों बात करें, तो मतलब कि देश में कहीं व्यापार करने की आज़ादी, देश में कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी दोस्तों इसका मतलब हुआ। और ये दोस्तों कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो दोस्तों ये आपको भाग 14 में, कहाँ पर दोस्तों, भाग 14 में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। नहीं, भाग 14 में तो आपका यूपीएससी आपका बीपीएससी के बारे में बात किया, ये भाग आपको 13 में मिलेगा, भाग 13 में मिलेगा मेरे भाई। भाग 13 में आपका अनुच्छेद 301 से लेकर के 301 से लेकर मेरे भाई आपका 307 तक दोस्तों इसके बारे में प्रावधान किया गया है। मतलब कि आप देश में कहीं व्यापार कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए जर्मनी से दोस्तों, जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दोस्तों। जर्मनी दोस्तों इसको, जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर संविधान के नाम से दोस्तों जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब कि आपातकाल के प्रावधान, मतलब कि संकट में सरकार की विशेष शक्तियों के बारे में इसमें बात किया गया है। और जरूरत पड़ने पर दोस्तों राष्ट्रपति अधिकार को कम कर सकता है, मौलिक अधिकार दोस्तों क्या करता है, राष्ट्रपति दोस्तों कम भी कर सकता है। जैसे मौलिक फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, जिसमें आपका अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके 20-21 को छोड़ करके दोस्तों क्या कर सकता है, राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट्स दोस्तों क्या कर सकता है, दोस्तों उसमें कमी कर सकता है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। और ये जो 20-21 जो सुरक्षित रहता है आपका, ये आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 के द्वारा दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों ये प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। और बाकी जो जिसमें आप पढ़ते होंगे अनुच्छेद दोस्तों, आप अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है दोस्तों। ये भी क्या होता है, खत्म होता है। इसके लिए एक विशेष आर्टिकल है आपका आर्टिकल 358 दोस्तों। ये दोस्तों जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा मेरा, उस समय क्या होता है, ये आपका खत्म होता है, ठीक है। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपातकाल दोस्तों जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तब दोस्तों ये आपका फंडामेंटल राइट्स पर कमी की जाती है, या राष्ट्रपति शासन पर दोस्तों कभी नहीं होता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आते हैं आगे देखिए कनाडा में दोस्तों, कनाडा में क्या है आपका,
तो संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषता मतलब कि दोस्तों आपका हो गया, सिंपल समझना है कि हमारे भारत में जो शक्ति है, जो दोस्तों क्या है आपका पावर, दोस्तों पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। पावर को क्या किया गया हमारा, बांटा गया है, पावर को क्या किया हमारा, इसको शक्ति को बांटा गया है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है संघ, मतलब केंद्र देखता है, केंद्र सरकार देखते हैं आप, केंद्र सरकार। फिर नीचे आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है राज्य सरकार, और इसके नीचे मेरे भाई आइएगा तो मिलेगा आपको स्थानीय सरकार, मतलब कि स्थानीय शासन, जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम दोस्तों आपका आता है ये। तो इस तरह से मेरा भाई क्या है, हमारे देश में जो शक्ति है दोस्तों किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वही क्या है आपका संघात्मक व्यवस्था है। जब भी दोस्तों संघात्मक व्यवस्था के बारे में बात करें या संघात्मक के बारे में बात करें, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे देश में शक्ति किसी एक व्यक्ति के या किसी एक संस्थान के पास नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्या किया गया, हमारे भारत में शक्ति का दोस्तों विभाजन किया गया है, ठीक है। अगर किसी एक व्यक्ति को दोस्तों शक्ति पूरा दे दीजिएगा तो दोस्तों तानाशाह बन जाता है, ठीक है। तो क्या किया गया, पावर को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब कुछ पावर केंद्र सरकार को दिया गया है, कुछ दोस्तों राज्य सरकार को दोस्तों कुछ दिया गया है स्थानीय सरकार को, इसी क्या कहते हैं हम लोग, संघात्मक करते हैं, ठीक है। जब भी दोस्तों ये शब्द आए आपके समझ तो इससे जुड़ा हुआ चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे प्रश्न इससे बने हैं दोस्तों, बिहार आपका एसआई 21 जनवरी को दोस्तों, 8 जनवरी को, वैसे बहुत सारे प्रश्न इसमें आपको हर एक शिफ्ट में देखने के लिए मिले थे। आगे देखिए, अगला है अवशिष्ट शक्तियां। आप सब समझिए यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है। जैसा कि आपको बताएंगे 3 सूची है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो उन 3 सूचियों दोस्तों क्या है, कुछ विषय दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं दोस्तों जो तीनों सूची में आपको नहीं मिलेंगे, तीनों सूची में दोस्तों आपको नहीं मिलेंगे। तो जो तीनों सूची में दोस्तों नहीं मिल रहे हैं वो क्या है दोस्तों, वही है अवशिष्ट शक्ति है मेरा भाई। क्या है, जो सूची में दोस्तों जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है, जिसका दोस्तों बात नहीं किया गया है, ठीक है, उसमें क्या है दोस्तों बात नहीं किया गया है, वो क्या है आपका अवशिष्ट है। ये पावर जो रहता है मेरा किसके पास रहता है, तो दोस्तों आपका रहता है केंद्र सरकार के पास। अगर कहीं पूछ दे दोस्तों कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहता है मेरे भाई, तो बताइएगा केंद्र सरकार के पास रहता है दोस्तों। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान मेरा कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से मेरा भाई लिया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि केंद्र दोस्तों क्या होता है आपका, पावरफुल होता है। भले ही शक्ति का विभाजन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किए ना हम लोग, संघ सूची, राष्ट्रीय समर्थी सूची में, लेकिन जो मजबूत कौन होता है मेरा आपका, केंद्र ही मजबूत होता है। थोड़ा इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे देखिए, ये हो गया हमारा राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। दोस्तों को पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा होता है, मतलब कि केंद्र के द्वारा राज्य आपके दोस्तों क्या करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बोले दोस्तों, प्रावधान कहाँ से लिया गया है, दोस्तों ये भी लिया गया आपका कनाडा से दोस्तों लिया गया है। आगे है संघ एवं राज्य के बीच दोस्तों शक्ति विभाजन एवं देखिए ये भी यही बात है, संघात्मक से समझ सकते हैं। संघ एवं राज्य के बीच क्या गया, शक्ति का विभाजन दोस्तों किया गया, तो ये भी दोस्तों कहाँ आपका है, कनाडा से ही लिया गया है। अगला देखिए, अगला है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। दोस्तों मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्या है मेरा सलाह दे सकता है, किसको, तो राष्ट्रपति को। आर्टिकल पढ़ते होंगे 143 मेरे भाई, आर्टिकल 143, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति अगर मान लीजिए सलाह मांगता है दोस्तों, परामर्श मांग रहा है, तो परामर्श दोस्तों देगा। लेकिन ये इसमें नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए तो क्या है बाध्य है। तो जब भी दोस्तों आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा कनाडा से मेरा भाई लिया गया। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। देखिए सभी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, बस खाली वीडियो देखने के बाद से एक बार बस अपने से रिवीजन कर लीजिएगा, बाद में बुक पढ़ लीजिएगा, तो सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पर क्या कहा गया है। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ते होंगे। संविधान संशोधन दोस्तों आप आर्टिकल किसमें, 368 में दोस्तों, 368 में दोस्तों आपको संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है, जो आपका भाग दोस्तों 20 में है, भाग 20 में मेरे भाई है, जो अधिकार किसको संविधान संशोधन करने का मेरा भाई, तो आपको संसद को इसका अधिकार है मेरे भाई, ठीक है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोले मेरा भाई, तो आपको कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन का मतलब दोस्तों संविधान में जो परिवर्तन करना है। आपको पता है कि जो संविधान दोस्तों जो 1950 में बना है, उसके अनुसार दोस्तों क्या संविधान, मतलब जो उस समय के प्रावधान है उसके अनुसार क्या होता है, संविधान को चलाया, मतलब कि देश को चलाना तो थोड़ा सा असंभव लगता है। असंभव मतलब कि चला सकते हैं लेकिन थोड़ा समस्या आ सकती है, तो इसलिए तो समय समय पर क्या होता है आपका दोस्तों, आपका उसमें संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों होती है, मतलब कि जरूरत के हिसाब से उसमें संशोधन आपको देखा जाता है। देखिए बहुत सारे संशोधन तब तक लगभग 106 दोस्तों संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब राज्यसभा के सदस्यों का दोस्तों निर्वाचन होता है, उसका दोस्तों चुनाव, तो राज्यसभा का चुनाव समझिए सिंपल की चुनाव की पद्धति। अभी देखिए चुनाव होने वाला है, हमारे नीतीश कुमार जी जा रहे हैं राज्यसभा में दोस्तों। तो ये जो राज्यसभा का चुनाव की जो पद्धति है मेरे भाई, ये कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सब चीज़ को, ठीक है। आगे देखिए मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था, हमारे मूल संविधान का दोस्तों भाग नहीं था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको दोस्तों कब लाया गया था, तो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों हमारे
संविधान में दोस्तों लाया गया था, इसके लिए कमेटी बना था सरदार स्वर्ण सिंह। क्या बना था मेरे भाई आपका? सरदार स्वर्ण सिंह दोस्तों कमेटी बनी थी, थोड़ा इसको याद रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर दोस्तों हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों आपके 10 कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां कर्तव्य मेरे भाई कब जोड़ा गया था? तो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था आपका दोस्तों 2002 में। आपका दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के बारे में दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा के बारे में, माता पिता का दोस्तों कर्तव्य है या दोस्तों उनके अभिभावक के उनका कर्तव्य है। ये 2002 में दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों का दोस्तों आया था कर्तव्य। तो सब चीज़ आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिया गया? आपको रूस से दोस्तों लिया गया। पढ़ना आगे हमें, आगे हम पढ़ना, लेकिन आपको दोस्तों थोड़ा सा दिमाग में दोस्तों बैठा देना है खाका कि क्या पढ़ना है आगे। आगे देखिए अगला है आपका जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा दोस्तों स्थापित प्रक्रिया। अब ये सर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या? जैसे हम पर बताएं विधि का शासन कि कानून के द्वारा से क्या शासन चलेगा। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर दोस्तों। प्रोसीजर क्या होगा विधि का? जैसे मान लीजिए कोई संसद कोई कानून बनाता है, संसद कोई दोस्तों कानून बना दिया, ठीक ना। सिंपल समझना यहाँ पर, इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जो आपका है ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों, इसको समझना। बहुत सारे बच्चे इसको समझते नहीं, बस रट लेते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा इस पर समझिए। जैसे मान लीजिए कि सरकार कोई कानून बना दिया, ठीक है, कानून बना दिया मेरा, और उसी कानून के अनुसार काम हुआ। उसी कानून के अनुसार तो क्या होता है? कानून काम हुआ। कानून आपका अच्छा हो या बुरा हो उससे मतलब नहीं है। कानून दोस्तों आपका अच्छा हो या दोस्तों क्या आपका बुरा हो उससे मतलब दोस्तों नहीं है। अच्छा हो या बुरा हो कानून उससे मतलब नहीं है। यानी कोर्ट दोस्तों ये नहीं देखेगा कानून तो सही है या गलत है। कोर्ट आपका ये नहीं देखेगा कानून सही है कि गलत है, सिर्फ दोस्तों देखेगा क्या? कानून के अनुसार काम हुआ है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सरकार एक कानून बनाया कि रात 10 बजे के बाद बाहर निकलना दोस्तों, निकलने वाले को जेल होगा। रात 10 बजे के बाद अगर क्या करते हैं बाहर निकलते हैं तो उसके लिए कानून बन गया कि आपको जेल होगा, ठीक है। अब क्या हुई, आप 10 बजे के बाद दोस्तों निकले, पुलिस दोस्तों आपको पकड़ लिया, पुलिस दोस्तों आपको पकड़ लिया। अब कानून में ऐसा लिखा है, कानून में दोस्तों ऐसा लिखा है कि 10 बजे के बाद आपको बाहर नहीं निकलना है। 10 बजे के बाद आप निकले हैं, भले ही कानून सो क्या आपका खराब है, गलत है दोस्तों, लेकिन कोर्ट दोस्तों सो गलत नहीं कहेगा। क्योंकि दोस्तों क्या कहेगा? वो कहेगा दोस्तों कि कानून गलत ही क्यों नहीं है, लेकिन कोर्ट बोलेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब ये कानून बन चुका है आपका कि 10 बजे के बाद नहीं निकलना है दोस्तों, तो आप क्यों निकले, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? यही है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम क्या बताना चाहते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए अगला हमारा है फ्रांस से दोस्तों। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो आप देखते होंगे पढ़ते होंगे प्रियम्बल दोस्तों, उसमें पढ़ते होंगे स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का दोस्तों आदर्श। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था दोस्तों, गणतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब कि हमारे देश में जो आपके प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक दोस्तों कौन कहलाता है आपका? तो राष्ट्रपति कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा आपके? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। तो राष्ट्रपति का पद जो है मेरा भाई क्या है? वंशानुगत नहीं है। क्या मेरा भाई आपका? वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत मतलब कि ये नहीं कि मतलब राष्ट्रपति जो बन गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी देवी वर्तमान में है, तो उनके आने वाले जो मेरा संतान है मेरे भाई, उनके जो बेटे हैं दोस्तों बेटी हैं, वो क्या करेंगे आगे अगला दोस्तों राष्ट्रपति बनेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। और जो राष्ट्रपति जो बने हैं मेरे भाई वो क्या है आपके? एक निश्चित कार्यकाल के लिए मेरे भाई बने हैं। वही क्या है दोस्तों आपका? गणतंत्रात्मक दोस्तों व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। आप प्रस्तावना में पढ़ते होंगे आप स्वतंत्रता के बारे में दोस्तों, आप समानता के बारे में पढ़ते होंगे और बंधुता के बारे में पढ़ते होंगे। तो ये जितने भी आदर्श है मेरे भाई कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके फ्रांस से लिए गए। क्योंकि तो फ्रांस का दोस्तों जब क्रांति पढ़ते हैं तो वहाँ स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का दोस्तों नारा पढ़ते होंगे। उसका दोस्तों क्या था? क्रांति का दोस्तों नारा था। तो ये सब प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिए गए आपके? तो फ्रांस से दोस्तों लिए गए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं ये सब दोस्तों 10 प्रावधान बताएं अलग अलग देशों का दोस्तों, मतलब अलग अलग देशों के सूरत के बारे में। तो 10 मुख्य रूप से याद रखिएगा दोस्तों, 10 देशों से लिए गए हैं। अब थोड़ा नीचे देखिए कि दिया है आपको नोट में दिया है क्या कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। जैसा कि आपको बताएं आपको कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद कुल आपके हैं, ठीक है। लगभग इसमें से 250 दोस्तों अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दार्थ लिए गए हैं या फिर उसमें से बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ, शब्दार्थ मतलब कि दोस्तों हूबहू दोस्तों छाप दिए गए हैं, नहीं तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद दोस्तों आपके उसमें से कुछ दोस्तों प्रावधान लिए गए। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद। तो जब भी दोस्तों कभी बोले कि हमारे भारतीय संविधान पर किसका दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो बताना है आपको 1935 का अधिनियम मेरे भाई। तो इस तरह से पूरा चैप्टर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज और बताना चाहेंगे दोस्तों, एक पढ़ते होंगे जनहित याचिका, कभी कभी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, कि जनहित याचिका दोस्तों, जनहित याचिका के बारे में, ठीक है, जनहित याचिका के बारे में दोस्तों, जिसको हम लोग तो क्या बोलते हैं? पील बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका पील बोलते हैं। ये सर पील क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट दोस्तों लिटिगेशन होता है, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट दोस्तों, आपका इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। सर ये होता क्या है आपका?
तो ये दोस्तों क्या होता है कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, मतलब कि मान लीजिए कोई जनता के हित में दोस्तों क्या होता है, कार्य हो रहा है। मान लीजिए कोई आपके पास दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी के खिलाफ दोस्तों क्या होता है, याचिका दायर किया गया था। वो क्या हुआ था, हमारा जनहित याचिका दायर किया गया था, मतलब कि किसी एक व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति के हित की बात नहीं हो रही थी दोस्तों, वो क्या हो रही थी, पूरे दोस्तों समाज की, मतलब पूरी जनता हित, पूरे जनता के हित के लिए उसको क्या हुआ था मेरे भाई, कोर्ट में वो दायर किया गया था। तो समझिए सिंपल, कि जब समाज में किसी वर्ग के अधिकारों का दोस्तों हनन हो रहा है, किसी भी दोस्तों वर्ग के अधिकारों का हनन होता है, वो दोस्तों गरीब, कमजोर या मजदूर दोस्तों कैदी हैं, ठीक ना, जो है पर्यावरण के दोस्तों आदि, मान लीजिए हित की रक्षा के लिए आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, कोर्ट में दोस्तों क्या कर रहे हैं, आप कोई दोस्तों एफआईआर, मतलब या दोस्तों क्या कर रहे हैं, याचिका दायर कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है आपका, पील मेरे भाई कहलाता है। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो पूरे समाज के लिए मेरे भाई, पूरे समाज के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप उनके हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पील दोस्तों कहलाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो लिया गया है पील दोस्तों, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया मेरे भाई आपका, ये अमेरिका के संविधान से दोस्तों आपका लिया गया है। और ये हमारे भारत में जो आप देखते हैं दोस्तों, एक जस्टिस बने थे आपके पीएन भागवती, क्या मेरे थे मेरे भाई, पीएन भागवती दोस्तों बने थे आपके 1970-80 के दशक में मेरे भाई। तो उस समय दोस्तों ये आपका शुरू हुआ था, ठीक ना, याद उनका भी नाम याद रखिएगा, पीएन भागवती का दोस्तों नाम याद रखिएगा, कभी उनका नाम जोड़ता है इससे, उनका नाम दोस्तों जोड़ता है पीएन भागवती का दोस्तों नाम जो होता है, भगवती या भागवती दोस्तों नाम उनका है। तो पील का बारे में पूछे दोस्तों, तो पीएन भागवती ने दोस्तों क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों के जस्टिस, मतलब जज थे दोस्तों, उनके समय दोस्तों क्या हुआ था, पील की शुरुआत दोस्तों हमारे भारत में हुई थी मेरे भाई। तो इतनी सारी बातें थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए 3 किताब है, 3 किताब फिर से देख लीजिए थोड़ा, कौन कौन किताब पढ़ना है। तीनों किताब तो हमको पढ़ा ही रहे हैं आपको। एक दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना लूसेंट का, करंट अफेयर दोस्तों आपका हो गया, ये स्पीडी करंट अफेयर दोस्तों, और बिहार स्पेशल का दोस्तों, बिहार स्पेशल की आपको टुडिया दोस्तों पढ़ना है। ये 3 किताब से दोस्तों पढ़ना है। अभी बिहार एसआई का दोस्तों मेंस देना है आपको, बिहार CGL 4 का एग्जाम दीजिए, इंटर लेवल का BSO दोस्तों दीजिए, या कोई भी दोस्तों का मध्य निषेध हो, बिहार पुलिस का जो भर्ती आने वाला लगभग 22,000 से प्लस दोस्तों, वो सभी एग्जाम दोस्तों इससे आपके क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई, आराम से दोस्तों आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ये है हमारा दोस्तों क्या है, वादा है आपसे कि ये 3 किताब पढ़िए, आप आसानी से दोस्तों आप क्लियर कीजिएगा। और उसका हम दिखा भी रहे हैं आपको, प्रमाण दे भी रहे हैं कि देखिए जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं PYQ मेरे पास जो उपलब्ध है दोस्तों, सब चीज़ को दिखा रहे हैं आपको दोस्तों, साक्ष्य रूप में देखिए कहाँ से आपके प्रश्न बने। बस खाली हर एक चैप्टर को तो इस तरह जैसे पढ़ाएं आपको उस तरह से पढ़ना है, ये नहीं कि सिंपल सिंपल रटिएगा नहीं, सिंपल रटने से दोस्तों क्या होता है, दिक्कत परेशानी होता है, ठीक है। और टॉपिक जब कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, तब ये घटना चक्र से दोस्तों ये आपका लूसेंट का दोस्तों आपके पास जो अगर MCQ पर होगा दोस्तों, MCQ का बुक दोस्तों उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा और दोस्तों क्या हो जाएगा आपके लिए बेहतर मेरे भाई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपको हम कवर करवा रहे हैं। बाकी मेरे भाई अच्छे से रहिएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम से दोस्तों जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का दोस्तों लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे हम, वीडियो के किसी भी वीडियो में जाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और कम से कम 2 दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर कीजिए बहुत, क्योंकि बहुत मेहनत दोस्तों, आप मेहनत करके दोस्तों आपको हम बता रहे हैं, तरीका दोस्तों बता रहे हैं, सेल्फ स्टडी से कैसे आप दोस्तों रिजल्ट ला सकते हैं, कैसे लूसेंट को पढ़ना है मेरा भाई, या कोई बुक को कैसे पढ़ना दोस्तों, तौर तरीका देख लीजिए, इसी तरीका से दोस्तों पढ़ा जाता है, ठीक है। बाकी मेरे भाई अच्छे से रहिए।